हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल की जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़ी। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, प्रिमिटिव सेल है, ऐसी सेल है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन रिप्रेजेंट करता है? मोस्टली जो वेल नोन है बैक्टीरिया, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये भी हमारी जो है प्रोकैरियोटिक सेल ही होती हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। सो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। सो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होते हैं स्टूडेंट? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? इन सभी के पास किस तरह की सेल होती है? दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है, अगर हम आउटर मोस्ट जो लेयर्स हैं उनकी बात करें तो जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। बट सेल वॉल क्या होती है? नॉन सेल्यूलोसिक। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट के केस में, हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल वॉल है, यानी प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। बट यहाँ पे जो सेल वॉल है स्टूडेंट वो नॉन सेल्यूलोसिक है। फिर किसकी बनी होती है वो हम देखेंगे आगे। एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जहां पर एक्सेप्शन होता है स्टूडेंट, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ऐसी चीजों पे हमें फोकस करना है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी, बट जो मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो ऑर्गेनेली इनके पास नहीं होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो इनके पास नहीं होते हैं। हाँ जी, कुछ सेल में नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे राइबोसोम्स, जैसे इंक्लूजन्स बॉडी। तो इस तरह के ऑर्गेनेली मिलते हैं बट मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं मिलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब इनके पास नहीं होते हैं। देन जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, यानी कि अभी हमने शुरू में बात की थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका मेन फीचर ही यही होता है स्टूडेंट कि उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। तो एग्जैक्टली जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म पे स्कैटर्ड फॉर्म पे बिखरा हुआ पड़ा रहता है। सो ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है? नेकेड, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है। नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन उसको, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होती है। और इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, या फिर इनको प्रोक्रोमोसोम्स भी कह देते हैं। ये क्या है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हमने उसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम कह दिया है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कभी कभार किसको कह देते हैं। एंड न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर डेंस पार्ट होता है स्टूडेंट, जहां पर राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है, वो डेंस पार्ट भी इनके अंदर एब्सेंट होता है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? तो देखो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड या जीनोफोर प्रेजेंट है जो कि बिना मेम्ब्रेन के है, एंड न्यूक्लियोलस इनके पास एब्सेंट होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देन
अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कह देते हैं, डीएनए। तो इनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म पे स्कैटर्ड फॉर्म पे मिलता है। तो डीएनए होता कैसा है एग्जैक्टली, देखो जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। देन डीएनए सर्कुलर रहेगा एंड कॉइल्ड, यानी कॉइल्ड फॉर्म पे डीएनए मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होगा। अब जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल पे भी स्पेसिफिक प्रोटीन मिलती है डीएनए को कॉइल करने के लिए। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट प्रोटीन होती है और इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, दीज आर सेड टू बी द पॉलीअमाइन्स प्रोटीन। और ये पॉलीअमाइन्स प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की कॉइलिंग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी यही डीएनए की कॉइलिंग कराती हैं। और यूकैरियोटिक सेल में कौन कराती है, हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात करेंगे। क्लियर। सो डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और कॉइल्ड है। अब ये क्रोमोसोमल डीएनए इसको हम कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें जो मेन जीनोमिक डीएनए है उसके बाहर एक और छोटा सा सर्कुलर डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। सो मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और कहाँ होता है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी जो मेन जीनोमिक डीएनए है उसके बाहर एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए इनके पास और प्रेजेंट हो सकता है। कई बैक्टीरियल सेल के पास होता है और उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ऑटोनोमस होता है, यानी खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। क्लियर स्टूडेंट। देन प्लाज्मिड गिव यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। अब इसका मतलब क्या है कि देखो फिनोटिपिक कैरेक्टर कहाँ से आते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर यानी जीन से। तो प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसे जीन होते हैं जो जीन सर्वाइवल के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो जिनके पास प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है स्टूडेंट, वो उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बना देते हैं। ऑल्दो जितने भी सर्वाइवल के लिए जरूरी जीन हैं वो कहाँ होंगे, दे आर प्रेजेंट इन जीनोमिक डीएनए, और प्लाज्मिड के पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर के जीन होते हैं। क्लियर। देन डीएनए इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि अभी हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म पे स्कैटर्ड होता है। एंड जितने भी सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी कहाँ होते हैं स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म पे। डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म पे ही होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग साइट होती है और यहाँ पे सब कुछ साइटोप्लाज्म पे ही चलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, जब भी हम किसी सेल को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट कवरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग में ये देखो स्टूडेंट, सेल एनवलप, यानी कि जो मेम्ब्रेन है हमारी, जो प्रोकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उन आउटर मेम्ब्रेन को नाम दिया गया है सेल एनवलप। जो सेल को एनक्लोज करती हैं उन सभी मेम्ब्रेन को मिला के नाम दिया गया है सेल एनवलप। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली बैक्टीरिया को हम मानते हैं रिप्रेजेंट करती है, तो हम बैक्टीरिया के केस में ही इसको स्टडी करते हैं। तो देखो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप देखने को मिलता है।
एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें 3 मेम्ब्रेन आती है। सबसे बाहर होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल पे होती है सेल वॉल और इनर मोस्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये तीनों सेल एनवेलप बनाती हैं और इनकी कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत से एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करती है। क्योंकि हम मानते हैं ना, क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल है वो सिंगल सेल है, तो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ने ही परफॉर्म करने हैं सर्वाइवल के लिए। तो उसमें बहुत से फंक्शन जो हैं वो इन्हीं लेयर्स की मॉडिफिकेशन से होते हैं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट सेल एनवेलप का, और उसी के साथ साथ हम प्रोकैरियोटिक सेल जो एक बैक्टीरिया की सेल है उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सो देखो स्टूडेंट, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की सेल की। क्लियर? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, और इस आउटर मोस्ट लेयर को हम नाम क्या देते हैं? इट इज सेड टू बी द ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, जिसको हमने नाम दिया है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स स्टूडेंट सेल पे 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये देखो, अगर तो ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीथ की फॉर्म पे है, तब हम इसको क्या नाम देते हैं? तब हम इसको कहते हैं स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट की फॉर्म पे है, इसका जो मटेरियल है वो सेल के बाहर लूजली अरेंज्ड है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? स्लाइम लेयर। अब स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? स्लाइम लेयर बेसिकली सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है और जो वाटर है वो इसी के अंदर रिटेन करके रखेगी, यानी साइटोप्लाज्म जो न्यूट्रिशन है वो सेल के अंदर रखेगी और इसको बाहर जाने से रोकती है। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट न्यूट्रिशन और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना और सेल के अंदर रिटेन करके रखना। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज पे मैंने नोट्स में लिखी हुई है, तो अभी आप यहाँ पे केवल इसको समझिए। क्लियर? अब यही ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट ना होके टफ और थिक लेयर की फॉर्म पे है, तो स्टूडेंट ग्लाइकोकैलिक्स अगर क्या है? टफ एंड थिक लेयर की फॉर्म पे है, तब हम इसको नाम देते हैं कैप्सूल। तब हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है ना, थिक लेयर होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या करता है? सेल के बाहर इस तरीके से म्यूसिलेज की एक कवरिंग बना देता है, म्यूसिलेज की कवरिंग जो कि सेल को स्टिकी और गमी अपीयरेंस देती है, सेल को चिपचिपा बना देती है, और इसकी वजह से जो सेल है वो डेसिकेशन से प्रिवेंट होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो सेल का डेसिकेशन यानी सेल टूटेगी फटेगी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैप्सूल का। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है स्टूडेंट कि ये कैप्सूल जो है ये क्या करता है? चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बना देगा इस तरीके से, और प्रोटेक्टिव शील्ड होने की वजह से जो बैक्टीरिया है जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा और फैगोसिटिक सेल इसको एंगल्फ नहीं कर पाएंगी। तो बेसिकली कैप्सूल क्या करता है कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया की सेल को बचा लेता है, और इसी वजह से जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वही डिजीज करते हैं। तो कैप्सूल के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हुए, एक तो डेसिकेशन से प्रिवेंट करना और दूसरा होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरियल सेल को बचाना। क्लियर? तो ये स्टूडेंट आउटर मोस्ट लेयर है। देन इसके अंदर नेक्स्ट लेयर हमारी होती है
दिस नेक्स्ट लेयर इज सेड टू बी द सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट, ये अभी हमने पढ़ा था नॉन सेल्यूलोसिक होती है, तो फिर ये किस चीज की बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है स्टूडेंट पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कह देते हैं। क्लियर? पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल को बहुत ज्यादा रिजिड बना देती है, और सेल वॉल इसी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल है इसको एक प्रॉपर शेप देने का काम करती है, और सेल को कोलैप्सिंग से बचाती है, सेल को बर्स्ट करने से, कोलैप्सिंग दोनों से सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। और रिजिडनेस कहाँ से आती है? पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट लेयर। अब जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्टूडेंट, वो इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, इस तरह की इनर मोस्ट लेयर है, और इस इनर मोस्ट लेयर को हम नाम क्या देते हैं? दिस इज सेड टू बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और बहुत सारी मॉडिफिकेशन ये जो है करती है। चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से इसकी जो अंदर की तरफ इनवेजिनेशन देखने को मिलती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ फोल्डिंग देखने को मिलती है, अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं, और इसको हम देखिए सेंटर पे भी बना देते हैं। ये देखिए, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मीजोजोम्स। ये जो फोल्ड होते हैं ना, दीज आर सेड टू बी द मीजोजोम्स। क्लियर? अब ये जो मीजोजोम्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो साइड में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर सेड टू बी द लेटरल मीजोजोम, और जो सेंटर पे होते हैं वो सेंट्रल मीजोजोम कहलाते हैं। तो मीजोजोम के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? ये देखो, अभी हमने शुरू में आपसे कहा कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है स्टूडेंट, तो फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करेगी? तो यहाँ पे मीजोजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होते हैं, और बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? ये देखो, मीजोजोम्स की अगर हम बात करें तो पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं? जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो इसकी मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं इस तरीके से। सो दीज आर सेड टू बी द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को होल्ड करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की तरह इस पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। सो इट इज द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। और रेस्पिरेटरी एंजाइम भी होते हैं, और ये क्या करती है स्टूडेंट? फोल्ड है तो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और सरफेस एरिया बढ़ाती है तो इसकी वजह से एंजाइम्स को ज़्यादा जो है एरिया मिलेगा रेस्पिरेशन करने के लिए, इवन सिक्रीशन करने के लिए। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सरफेस एरिया बढ़ा दिया, रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके पास है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पे चलती है। तो देखो रेस्पिरेशन से रिलेटेड। दूसरा ये क्या करती है? सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उन वेस्ट मटेरियल को वेसिकल की फॉर्म पे कवर बनाएगी, और बनाने के बाद सेल से बाहर भेज देती है। तो सिक्रीशन का काम भी क्या होता है? मीजोजोम का होता है। रेस्पिरेशन के अलावा किस चीज का काम है? सिक्रीशन का। कैसे किया सिक्रीशन? वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया? इस तरीके से वेसिकल की फॉर्म पे बना दिया और उसको बाहर भेज दिया। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट मीजोजोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है
सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल की फॉर्मेशन को भी करती हैं। कैसे करती हैं? देखो, जब ये सेल डिवाइड होती है ना, तो ये क्या करती है कि बीच में सेप्टम बना देती है, और सेप्टम बनने की वजह से सेल पे क्या होती हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। ये होते हैं स्टूडेंट मेसोसोम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लियर? चलिए, उसके अलावा देखिए स्टूडेंट, अगर तो ये बैक्टीरियल सेल क्या है, मोटाइल होती है। तो अगर तो बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इसके पास प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला। क्लियर? ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं और सेल के मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, फ्लैजिला जनरली नंबर में कम होते हैं लेकिन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टूडेंट, these are said to be the pili and fimbriae। क्लियर? देखो, पिलाई और फिम्ब्री दोनों की ही हम बात करेंगे। फिम्ब्री भी और पिलाई भी दोनों बने होते हैं पाइलिन प्रोटीन से, और इनका काम क्या होता है कि ये सेल को सरफेस से या होस्ट के टिश्यू से अटैच कर देती हैं। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है अटैचमेंट के लिए। और अगर हम पिलाई की बात करें तो देखो, ये जो पिलाई होती है ना स्टूडेंट, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये अटैचमेंट में तो रोल प्ले कर ही रही है, इसके अलावा ये क्या करती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, उसमें मेटिंग में भी हेल्प करती है। पिलाई मेटिंग में हेल्प करती है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि जब कॉन्जुगेशन होती है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब जब बनती है तो उसके ब्रिज के लिए पिलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर कलेक्टिवली बात करें तो अटैचमेंट के लिए रोल है। तो ये है स्टूडेंट सेल एनवलप, जिसमें बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल और इनर मोस्ट क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ एनी सेल, वेदर इट इज यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म पे स्टूडेंट स्कैटर्ड फॉर्म पे मिलता है डीएनए। तो ये देखिए, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। तो ये इनका डीएनए जो है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, दिस इज न्यूक्लियोइड। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड है तो इसको न्यूक्लियोइड जीनोफोर प्रोक्रोमोसोम भी कह देते हैं। इसके अलावा कई बैक्टीरियल सेल में इस तरीके से स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक एडिशनल डीएनए भी मिलता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जीन के लिए, एक्स्ट्रा जीन को कोड करता है, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट एक्स्ट्रा जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर सेल को देता है। क्लियर? देन उसके अलावा स्टूडेंट इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स। ये देखिए, इस तरीके से राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, मेनली दीज आर ऑफ 70S टाइप।
70S टाइप राइबोसोम किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के फैक्ट्री होते हैं और राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटीन बनाना। क्लियर? उसके अलावा देखो कई बार क्या होते हैं, इनके अंदर एक सिंगल mRNA की चेन मिलती है और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी द पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। स्पेशल कैरेक्टर है। तो एक ही mRNA की चेन के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं तो हमने उसको नाम क्या दिया है? पॉलीसोम। क्लियर? उसके अलावा स्टूडेंट इनके पास क्या मिलते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल की जो है इंक्लूजन्स बॉडी हम कह सकते हैं, ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये भी नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ही रहेंगे। तो इसमें नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ग्रेन्यूल मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। कई बैक्टीरियल सेल होती हैं जिसमें मेसोसोम की तरह कुछ फोल्डिंग क्रोमेटोफोर्स की मिलती है। क्रोमेटोफोर्स जो कि बेसिकली पिगमेंट जिनके पास होते हैं, पिगमेंट को स्टोर करते हैं। यानी मेसोसोम्स की तरह ही कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, मेसोसोम्स की तरह ही सेल के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन होती हैं जो क्या करती हैं? पिगमेंट को स्टोर करती हैं। क्लियर? तो ये सारी जो है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? इसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेसोसोम्स, पिलाई, फ्लैजिला, फिम्ब्रे एंड राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। सो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का ये स्ट्रक्चर बेसिकली होता है। अब हमने यहाँ पे इसको समझा, एक बार हम इसको नोट्स में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर तो ये लूज शीट की फॉर्म पे प्रेजेंट है तब हम इसको क्या कह देते हैं? स्लाइम लेयर। और स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सेल। सेल से वाटर और न्यूट्रिएंट को रिटेन करके रखती है, सेल के अंदर लॉस नहीं होने देती। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ और थिक लेयर की फॉर्म पे है तब हम इसको नाम क्या देते हैं? कैप्सूल। देखो कैप्सूल सेल को गमी और स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा और बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाएगा, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो इम्यून सिस्टम किल कर देगा, फैगोसिटिक सेल एंगल्फ कर लेगी, तो ये उसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल किसी भी बैक्टीरिया की सेल की शेप को डिटरमाइन कराती है। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भर गया है या कोलैप्स हो गई है, दोनों से सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? देखो कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसी होती हैं जिनको हम स्टेन कर सकते हैं, और स्टेनिंग क्या होती है? कलर होती है। कलर होता है स्टूडेंट जो कि जिसको हम ग्राम ने सबसे पहले स्टेनिंग की, तो हम इस कलर को ग्राम स्टेन के नाम से जानते हैं। अब कुछ बैक्टीरियल सेल इस कलर को ले लेती हैं और कलरफुल हो जाती हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव सेल कहते हैं। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो उस स्टेन को, जो उस कलर को नहीं ले पाती हैं, उनको हम ग्राम नेगेटिव सेल कहते हैं। और ये जो स्टेनिंग है ये डिपेंड करती है स्टूडेंट सेल एनवलप के ऊपर। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, जो सेल ग्राम स्टेनिंग को ले लेगी उनको हमने नाम दिया है ग्राम पॉजिटिव सेल, और जो स्टेनिंग को नहीं ले पाती उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर सेड टू बी द ग्राम नेगेटिव सेल। वो क्या होती हैं? ग्राम नेगेटिव सेल। और यही डिटेल इसकी कैसे कलर लेती है और क्यों
कुछ सेल कलर लेती है और क्यों कुछ सेल नहीं ले पाती, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ग्राम स्टेनिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए मीजोजोम्स के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट। मीजोजोम्स क्या होती हैं? दीज आर एक्सटेंशन और वी कैन से इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, यानी अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेशन, एक्सटेंशन, फोल्ड अंदर की तरफ होते हैं। और किस फॉर्म पे होते हैं? दे मे बी इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स या लैमेले, इन फॉर्म पे हो सकते हैं। बेसिकली फोल्ड है, या तो वेसिकल की फॉर्म पे फोल्ड हो सकते हैं, या लैमिले की फॉर्म पे फोल्ड हो सकते हैं, या ट्यूब्यूल, छोटे छोटे ट्यूब की फॉर्म पे ये फोल्ड हो सकते हैं। क्लियर? सो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? मीजोजोम्स की हम बात कर रहे हैं। मीजोजोम्स की 3 फॉर्म हो सकती हैं, वेसिकल्स, लैमिले और ट्यूब्यूल्स। सो मीजोजोम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करती हैं स्टूडेंट? जब बाइनरी फ्यूजन होता है, सेल डिवाइड करेगी, तो ये एक सेल के बीच में क्या करती हैं? इस तरीके से सेप्टम की फॉर्मेशन कर देती हैं, और सेप्टम होने की वजह से 2 सेल डिवाइड हो जाएंगी और दोनों की सेल वॉल अलग अलग फॉर्म हो जाती है। क्लियर? दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी कहाँ मिलते हैं? मीजोजोम्स पे। तो मीजोजोम्स डीएनए रेप्लिकेशन कराती है। ये पॉइंट हम डायग्राम में भूल गए थे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। जो मीजोजोम्स है ना, यहीं पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी डीएनए डबल होता है। एंड दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना भी मीजोजोम्स का ही फंक्शन होता है। मीजोजोम क्या करती है? दोनों डॉटर सेल में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, ऑल्दो इक्वल कभी भी नहीं जाता है। देन उसके अलावा ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसका रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, वेसिकल्स अच्छे फॉर्म होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, मीजोजोम्स जो है, मीजोजोम्स आर मेनली फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे मिलते हैं स्टूडेंट मीजोजोम, ग्राम नेगेटिव पे जनरली नहीं मिलते हैं। क्लियर? अब देखो मीजोजोम्स की तरह ही एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, लेकिन ये जो पिगमेंट को स्टोर करते हैं ना, पिगमेंट को स्टोर करने का किसका काम रहता है? दीज आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन पिगमेंट। और ये कहाँ मिलती है? जैसे साइनोबैक्टीरिया, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे मिलती है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, पर्पल बैक्टीरिया हो गया, इस तरह के बैक्टीरिया के अंदर ये जो है क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं। फंक्शन क्या है? पिगमेंट को स्टोर करना और कलर को रिफ्लेक्ट करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अगर जो बैक्टीरियल सेल नॉन मोटाइल है तो ठीक है, लेकिन अगर मोटाइल है तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लैजिला, और फ्लैजिला बना होता है स्टूडेंट फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और फ्लैजिला सेल को मोटाइल बनाता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? फ्लैजिला के साथ साथ हमने 2 स्ट्रक्चर और भी पढ़े थे स्टूडेंट, एक तो पिल्लाई और दूसरा फिम्ब्रे। दोनों आउटग्रोथ होती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एंड बोथ आर मेड ऑफ पाइलिन प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं दोनों। एंड दोनों का काम क्या होता है? सेल को अटैच कराना, अटैचमेंट में रोल होता है, चाहे वो किसी सरफेस से हो चाहे होस्ट के टिश्यू से हो, ये अटैच करने में रोल प्ले करती है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और स्टूडेंट, जो ट्रू पिलाई होती है ना, दे आर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ट्रू पिलाई आर ऑलवेज फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मीजोजोम्स कहाँ मिलती है? ग्राम पॉजिटिव, और ट्रू पिलाई कहाँ मिलती है? ग्राम नेगेटिव पे। क्लियर? ये जो पिलाई है
कलेक्टिवली फिम्बरी के साथ अगर हम इसका फंक्शन देखें तो अटैचमेंट है, लेकिन पिलाई जो है वो मेटिंग में रोल प्ले करती है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के लिए ब्रिज बनाने का काम करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम्स। हमने राइबोसोम्स पढ़े थे। राइबोसोम्स क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली। और किस टाइप के मिलते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। एंड ये देखिए स्टूडेंट, इस टाइप से जो स्मॉल सब यूनिट होती है दैट इज 30S, और जो लार्ज सब यूनिट होती है दैट इज 50S। तो स्मॉल सब यूनिट क्या है? 30S एंड लार्ज इज 50S। और इस तरीके से राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट 15 to 20 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है। इस तरीके से देखिए, ये जो इनका डायामीटर है ये 15 से 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। क्लियर? और कई बार सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA। तो ये एक सिंगल mRNA की चेन है स्टूडेंट, और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं। दिस इज mRNA चेन, सिंगल चेन है, और ये बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, और इसको हम पोलिसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। सो दीज आर सेड टू बी द पोलिसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। क्लियर? राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, और वही काम वो यहाँ पर भी करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, उसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होते हैं, साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं। तो बेसिकली सेल की शेप कौन मेंटेन कर रही है? सेल वॉल। देन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक में हम जब पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो होती है सेल डिवीजन के टाइम पे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। और इस तरह के डिवीजन को हम नाम देते हैं एमाइटोटिक डिवीजन। ये होता है स्टूडेंट एमाइटोटिक डिवीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूजन्स बॉडी। देखो इंक्लूजन्स बॉडी क्या होती है? सेल के अंदर मेम्ब्रेनस बाउंड तो कुछ भी नहीं है, कोई मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं है, तो स्टोर मटेरियल कैसे होगा? तो इनमें क्या होता है ना कि साइटोप्लाज्म पे ही जो मटेरियल स्टोर होना है वो एक गाढ़ा मटेरियल, डेंस मटेरियल के फॉर्म पे साइटोप्लाज्म पे ही इकट्ठा हो जाता है, और उसी को हम नाम देते हैं स्टूडेंट इंक्लूजन्स बॉडी। सो दीज इंक्लूजन्स बॉडी डेंस मटेरियल है, और डेंस मटेरियल का एक्यूमुलेशन है एक पर्टिकुलर साइट पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। एक गाढ़ा सा मटेरियल एक जगह पे जम गया है। सो इंक्लूजन्स बॉडी फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। क्लियर? और क्या होती हैं? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड होती हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं। क्लियर? देन स्टूडेंट इसमें वैक्यूल्स, ट्रू वैक्यूल्स भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमें पता है ट्रू वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेनस बाउंड होती है। तो यहाँ पे ट्रू वैक्यूल्स नहीं मिलेंगी, बट गैस वैक्यूल होती है जिनको स्यूडो वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो गैस वैक्यूल होती है ना, ये क्या करती है? बायोन्सी प्रोवाइड करती है सेल को। और इस तरह की जो गैस वैक्यूल होती है ना, वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हमारी मेन चीजें थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो कि हमने पढ़ी हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और पूरी एनसीईआरटी इसमें आपकी कवर है। कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल।